अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ए वो ज़ात जो तमाम मखलूकात का खालिक है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सैयदा ताहिरा सिद्दीका खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में अफसोसनाक खबर से ही आपको आगाह करेंगे। अल्लामा तालिब जौहरी जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने बारगाह खुदाबंदी में जा पहुंचे। उनकी दीनी खिदमात कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी। अल्लामा तालिब जौहरी कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन ग्राउंड अंचोली सोसाइटी में अदा की जाएगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब से। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अल्लामा साहब, अल्लामा तालिब जौहरी साहब अब हम में नहीं रहे, मुआशरे में एक बहुत बड़ा खिला पैदा हो गया है। आप क्या समझते हैं, इस खिला को कभी पुर किया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस में है कि जब कोई आलिम दीन फौत होता है तो उसकी वजह से एक ऐसा खला पैदा हो जाता है, इस खला को कोई चीज पूर्ण नहीं कर सकती। अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने की तरक्की की। अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और अल्लामा तालिब जौहरी की खिदमात के हवाले से बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब कोई आलिम दीन दुनिया से रुखसत हो जाता है तो जो खला पैदा होता है वो कभी पुर नहीं हो सकता। अल्लामा तालिब जौहरी दौरे हाजिर के बड़े मुफस्सिर कुरान थे। अल्लामा तालिब जौहरी को पाकिस्तानी उलमा में मरकजी हैसियत हासिल थी। अल्लामा तालिब जौहरी कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन अंचोली ग्राउंड में अदा की जाएगी। कराची में मारूफ आलिम दीन और जाकिर अल्लामा तालिब जौहरी का इंतकाल हो गया। अल्लामा तालिब जौहरी कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। जी, अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आप फरमा रहे थे कि यह खला कभी पुर नहीं हो सकता। जी, आलिम दीन जो है इस्लाम और की तरबियत कर रहा होता है और जो है उसका एक अपना अंदाज होता है और उसके अल्लाह की तरफ से उसे जो सलाहियतें मिलती हैं। अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम उन शख्सियात में से थे जिन्होंने कुरान को अच्छी तरह खुद समझा और फिर उसे बेहतरीन अंदाज में, अपने अदीबाना अंदाज में, मुअस्सर अंदाज में उसे लोगों तक पहुंचाया। निस्फ सदी से ज्यादा वो तबलीग दीन में मसरूफ रहे, बन्ने खिताबत में अपना बड़ा मकाम पाया। वो शायर भी थे, हाफिज कुरान भी थे और मुफस्सिर कुरान भी थे। उन्होंने इत्तेहाद मुस्लिमीन और इस वक्त वहदत को बरकरार करना चाहते हैं। जी, अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब उनकी खिदमात के हवाले से बयान कर रहे थे कि उनकी दीनी खिदमात कभी भुलाई नहीं जा सकती। अल्लामा तालिब जौहरी कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। दौरे हाजिर के बड़े मुफस्सिर कुरान थे। अल्लामा तालिब जौहरी को पाकिस्तानी उलमा में मरकजी हैसियत हासिल थी। इसी पर मजीद बात करते हैं। ताहिर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताहिर साहब, अल्लामा तालिब जौहरी दौरे हाजिर के बड़े मुफस्सिर कुरान थे। दीन को मजीद आगे बढ़ाने में उनका किरदार रहा है। ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका यह सिलसिला इसी तरह से आगे चलता रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौतुल आलिम मौतुल आलम। एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत होती है। अल्लामा तालिब जौहरी को तकरीबन मैं 45 साल से जानता हूँ और मुसलसल मुझे उनको सुनने का शर्फ हासिल रहा है। अल्लामा तालिब जौहरी इस दौर के एक खतीब बेबदल थे। अल्लामा तालिब जौहरी इस्लामी मौज़ूआत को उस सतह और उस लेवल पर बयान करते थे कि जो बैनुल अक़वामी सतह के हामिल होते थे। अल्लामा तालिब जौहरी का तरीका बयान और उनका जो दर्स होता था वो किसी खास मसलक, किसी खास गिरोह या किसी खास इलाके तक महदूद नहीं होता था। अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल से ये कौम, ये आलम इस्लाम एक खतीब बेबदल से महरूम हो गया है।
علامہ طالب جوہری ہمیشہ اتحاد و یگانت کا درس دیتے تھے اور اختلافی موضوعات کو انتہائی شائستگی کے ساتھ بیان کرتے تھے. علامہ طالب جوہری کا یہ خلا پر ہونے میں مجھے لگتا ہے کہ کافی وقت لگے گا. علامہ طالب جوہری تقریباً کوئی 3 دہائیوں تک خطیب کے طور پر اس میدان میں چھائے رہے اور علامہ طالب جوہری نے ہزاروں مجالس اور ہزاروں دروس اور ہزاروں ٹیلی ویژن پروگرام میں قرآن مجید کی تفاسیر اور اس کے ترجمے کو انتہائی احسن طریقے سے بیان کیا. علامہ طالب جوہری کو آج مرحوم کہتے ہوئے آپ یقین کریں کہ میرا دل جو ہے وہ انتہائی رنجیدہ ہے. کاش علامہ طالب جوہری ابھی ہمارے درمیان اور رہتے تاکہ عالم اسلام پر جو اس وقت یہ ایک نازک وقت ہے وہ اس میں ہماری رہنمائی کرتے. علامہ طالب جوہری کے مشن کو آگے بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام عالم اسلام کے خطیب اور تمام رہنما اور تمام تنظیمیں اتحاد بین المسلمین پر کام کریں اور علامہ طالب جوہری نے بات کو جس مقام تک لا کے چھوڑا ہے اس کو اس سے آگے بڑھائیں اور عالم اسلام پھر تاکہ اپنی ایک درخشاں منزل کی طرف گامزن ہو سکے. علامہ طالب جوہری مدتوں یاد رکھے جائیں گے اور علامہ طالب جوہری کا خلا میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ بہت جلد ہمارے درمیان ایسے خطیب اور ایسے رہنما اور ایسے مدبر سرفے سطح پر آئیں کہ جو عالم اسلام کی خدمت اسی سطح پر انجام دے سکیں کہ جس سطح پر علامہ طالب جوہری یہ انجام دے رہے تھے. علامہ طالب جوہری ایک عظیم انسان کے فرزند تھے. میں چاہوں گا اس وقت مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا بھی نام لوں جو کہ ایک عالم باعمل تھے اور مجھے ان کو بھی ملنے کا دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. علامہ طالب جوہری نے اپنے گھر کا اپنے خاندان کا نام آگے بڑھایا اور علامہ طالب جوہری اس میدان میں انتہائی جانفشانی اور بلند سطح کے ساتھ ہمیشہ سایہ فگن رہے. علامہ طالب جوہری کے وہ دروس جو ٹیلی ویژن یا مجالس اور دیگر طریقوں سے عوام تک پہنچے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کے پاس وہ ایک اسلام کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اسلام کا بہت بڑا سرمایہ ہے. ایسی شخصیات ہمارے معاشرے کا اثاثہ ہوتی ہیں, ان کو ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اور ایسی شخصیات جب دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو اس خلا کو پر کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. طاہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. علامہ صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. کراچی میں وفات پانے والے معروف عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری کی نماز جنازہ بعد نماز ظہرین امرو گراؤنڈ انچولی میں ادا کی جائے گی. نماز جنازہ کی تیاریاں جاری ہیں. صورتحال جان لیتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے عطا حسین سے جو اس وقت انچولی میں موجود ہیں. عطا حسین, نماز جنازے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں؟ تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہوئی اور اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی باقی نہیں رہی. یہ علامہ طالب جوہری کے وہ جملے ہیں جو اب سننے والوں کے کانوں میں گونجتے رہیں گے. علامہ طالب جوہری کربلا والوں کا ذکر کرتے کرتے بارگاہ اہل بیت منتقل ہو چکے ہیں. علامہ طالب جوہری کافی عرصے سے جو ہے وہ بیمار تھے اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھے, تاہم گزشتہ شب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں. علامہ طالب جوہری کی نماز جنازہ انچولی امروہہ گراؤنڈ میں بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی. نماز جنازہ کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے. اس وقت میں امروہہ گراؤنڈ میں موجود ہوں. اگر میرا کیمرہ مین یہاں دکھایا آپ کو کہ نماز جنازہ کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں, جبکہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بھی جو ہے انتظامات کیے جا رہے ہیں. جراثیم کا اسپرے کیا جا رہا ہے تمام تر جہاں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اور نماز جنازہ میں سیاسی, مذہبی اور سماجی شخصیات بھی شرکت کریں گی. اور جبکہ یہاں علامہ طالب جوہری جو ہیں وہ نشتہ پاک کی مرکزی مجلس سے کافی عرصے تک مجلس پڑھتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو علامہ کے انتقال پر جو ہے قوم ایک عظیم عالم سے جو ہے وہ محروم ہو چکی ہے, جس کی خلا پور کرنے میں کافی صدیاں بھی لگ سکتی ہیں. جی بہت شکریہ عطا حسین. وزیر اعظم عمران خان, صدر عارف علوی سمیت ملک کی نامور سیاسی, مذہبی اور علمی شخصیات نے علامہ طالب جوہری کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے وفات پر رنج اور غم کا اظہار کیا ہے. مرحوم کی علمی اور دینی خدمات اتحاد بین المسلمین کی کاوشوں کو سراہا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور صدر عارف علوی نے معروف عالم دین علامہ طالب جوہری کی وفات پر دلی تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے.
صدر عارف علوی نے علامہ طالب جوہری کے فرزند علامہ اسد جوہری کو ٹیلی فون کیا اور تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم کی دینی اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری، وفاقی وزیر علی حیدر زیدی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک، ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب، میئر کراچی وسیم اختر، سیکرٹری جنرل پی 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 سید نیل حسین بخاری، ممبر اسلامی نظراتی کونسل علامہ افتخار حسین نقوی، علامہ شہنشاہ حسین نقوی، قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی، سیکریٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان علامہ عارف حسین وحیدی، علامہ افضل حیدری، علامہ حیدر علوی، علامہ اصغر عسکری اور سرکردہ شخصیات نے معروف عالم دین علامہ طالب جوہری کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے۔ علامہ طالب جوہری کی دینی خدمات اور اتحاد بین المسلمین کی کوششوں کو سراہا ہے اور ان کی علمی خدمات کو بھی ملک و ملت کے لیے سرمایہ قرار دیا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے علامہ طالب جوہری مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک بڑے عالم دین سے محروم ہو گیا ہے۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی نے مرحوم علامہ طالب جوہری کو ملک اور ملت کا قیمتی سرمایہ قرار دیا۔ سینیٹر رحمان ملک نے کہا کہ مرحوم علامہ طالب جوہری کو ان کی مذہبی خدمات کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان علامہ عارف واحدی نے کہا کہ علامہ طالب جوہری جیسی شخصیات کا خلا آسانی سے پر نہیں ہوتا۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی کہتے ہیں علامہ طالب جوہری ایک عہد تھا جو مکمل ہوا۔ علامہ طالب جوہری کی مجلس شام غریبہ اور نیشتر پار کی مجالس ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ میئر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ علامہ طالب جوہری کے انتقال سے علم و ادب کا ایک اور باب بند ہو گیا ہے۔ ملک کی دیگر مذہبی، سیاسی اور علمی شخصیات نے بھی علامہ طالب جوہری کی وفات کو بڑا خلا قرار دیتے ہوئے اظہار افسوس اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر، اتحاد بین المسلمین کے دائی، مفسر قرآن، شاعر، تاریخ دان، فلسفی علامہ طالب جوہری اب ہم میں نہیں رہے۔ ان کی حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ علامہ طالب جوہری نے 27 اگست 1939 کو پٹنہ میں علامہ مصطفیٰ خان جوہر کے خانوادے میں آنکھ کھولی۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کی اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی۔ علامہ طالب جوہری شاعر، مورخ اور فلسفی تھے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر سمیت مذہب پر کتابیں بھی تحریر کی۔ علامہ طالب جوہری نے اردو شاعری میں بھی طبع آزمائی۔ ان کی تصانیف میں حرف نمو، پس آفاق اور شاخ صدا شامل ہیں۔ علامہ طالب جوہری فن تقریر میں صاحب اسلوب تھے۔ ایک دل نشیں مقرر ہونے کے علاوہ بھی علامہ طالب جوہری کی کئی جہتیں تھیں۔ علامہ طالب جوہری سرکاری ٹی وی پر فہم القرآن کے عنوان سے پروگرام کرتے تھے اور اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، اور کبھی ایسے بھی سنا کرو جیسے جملے آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ آخری جملہ کہنے کی اجازت دے دو اور پھر مجلس تمام، کیونکہ اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں بچی۔ علامہ طالب جوہری کو کئی برسوں سے پاکستانی علماء میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ کراچی کے نشتر پاک میں شام غریبہ کی مجلس سے ان کی شہرت پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ مجلس کے سامعین میں مسلمانوں کے تمام طبقہ فکر شامل تھے۔ حکومت پاکستان نے علامہ طالب جوہری کی خدمات کے پیش نظر انہیں 2010 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا۔ اور اب ذکر کریں گے کرونا وائرس کا۔ کرونا وائرس نے ملک بھر میں پنجے گاڑ لیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 89 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 3590 تک جا پہنچی ہے۔ متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک میں کورونا وبا کے پھیلاؤ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 89 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 3590 تک پہنچ گئی۔ پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 1,81,088 ہو گئی، جبکہ کورونا سے متاثرہ 71,458 مریض صحت یاب ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پنجاب 66,943، سندھ میں 69,628 کیسز، خیبر پختونخوا 21,979 اور بلوچستان میں 9,476 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اسلام آباد 10,912، گلگت بلتستان 1,288، آزاد کشمیر میں 845 کیسز ہیں۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 4,471 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ 30,520 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک ملک بھر میں 11,02,462 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ٹرمپ صدر بننے کے لیے اخلاقی طور پر ناقابل ہیں۔ کورونا ٹیسٹنگ کی سست روی پر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ کی کلاس لے لی۔ کورونا ٹاسک فورس کے اہلکاروں کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی صدر ٹرمپ پر برس پڑی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کہتی ہیں کہ عوام کو اس بات کا جواب چاہیے کہ آخر کیسز کم دکھانے کے لیے کورونا ٹیسٹنگ سست کیوں کی گئی۔ مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے کے قابل نہیں اور نہ وہ اپنی دانش کے لحاظ سے اس بات کے اہل ہیں کہ ملک کی قیادت کریں۔ کارکردگی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ اہلکاروں کو کمیٹی کے سامنے پیشی پر جواب دینا ہوگا۔
वफाकी दारकूमत में कोरोना के फैलाव के बायस मुख्तलिफ सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच I-8 सेक्टर में मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी अलमदार बलोच। जी बिल्कुल, कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से जो है इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो है स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। उन सेक्टर्स में जो है I-8 भी है, I-10 भी है और G9 भी है। इस वक्त जिस सेक्टर में हम मौजूद हैं ये I-8 सेक्टर है। I-8 3 और 4 यहाँ पर जो है वो सील है और मरकज भी जो है वो सील है। यहाँ पर कोरोना केसेस जो है वो सामने आए थे। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन बिलावल खुर्शीद को कहूँगा कि वो आपको ये दिखाएं कि ये I-8 3 सेक्टर में हम मौजूद हैं। ये उसके जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर खारदार तारे लगाकर जो है इस रास्ते को जो है वो बंद किया गया है और जो पुलिस एहलकार है वो भी अपनी यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जो SOPs हैं ताकि उनकी किसी किस्म की जो है वो खिलाफ वर्जी ना हो और शहरी जो है वो अपने घरों तक महदूद रहें। लेकिन जो अंदर मार्केट की अगर हम बात करें, जो मरकज है, जो सेक्टर्स के अंदर मार्केट है, वहाँ पर जो है SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी नजर आई है। शहरी जो है वो निकलते हैं, वहाँ पर SOPs की जो अमल दरामद है उस तरह होता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस तरह जो है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ जो दीगर सेक्टर है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो जो है वो बंद है। वहाँ पर जो है खारदार तारे लगा के उन रास्तों को बंद किया गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त जो है 10,000 से ज़ायद केसेज हो चुके हैं कोरोना के और इस हवाले से जो ज़िली इंतज़ामिया वो मुतहरिक नज़र आ रही है, दीगर इदारे भी, ताकि इस कोरोना के फैलाव को जो है वो रोका जा सके। और डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो आला हुकाम है वो दौराजात भी इन सेक्टर्स के कर रहे हैं और इस्लामाबाद की तमाम तर सूरत हाल को जो है वो देख रहे हैं ताकि जो कोरोना के तेज़ी से फैलने का जो सिलसिला है उसको रोका जा सके। और जो लोग घरों में करंतना है उनको भी यही कहा जा रहा है कि वो SOPs पर अमल करें और अपने आप को घरों में ही करंतना रखें जो कोरोना के मरीज हैं, और दीगर जो शहरी हैं वो भी एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल करें। इस हवाले से अब ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इंतजामिया की तरफ से पहले जो नोटिस आए हुए हैं उनके मुताबिक ये 2 हफ्ते का, जब 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे उसके बाद भी जो है वो ज़िली इंतजामिया सूरत हाल का जायजा लेगी और उसके बाद कोई जो है आगे का फैसला किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर लॉकडाउन जारी है। हुकूमत पंजाब के SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस और जिला इंतजामिया भी काफी मुतहरिक नजर आ रही है। लाहौर शहर की सूरत हाल जानते हैं नबील नकवी से। जी नबी। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सिलेक्टेड इलाकों में सब लॉकडाउन का आज 6ठा रोज़ है। पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से लाहौर के 53 इलाके ऐसे हैं जो जिनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जिन इलाकों में से रहायशियों को अंदर और बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ इंतहाई अहम ज़रूरियात के बिना पर जो है पुलिस की जानिब से इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के गार्डन टाउन में जहाँ पर मुकम्मल तौर पर इस इलाके को सील किया गया। गार्डन टाउन के 22 रास्ते हैं जहाँ से रहायशी यहाँ के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आते हैं, इनको मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानिब से सील किया गया। आने जाने वालों का यहाँ पे टेम्परेचर चेक किया जाता है। टेम्परेचर चेक करने के बाद जो वो इजाज़त दी जाती है। उसके बाद शहरियों को इलाके से बाहर या अंदर आने की इजाज़त दी जाती है, अदरवाइज उनको जो है अलाउ नहीं किया जाता। यहाँ मुकम्मल तौर पर जो 22 यहाँ के रास्ते हैं जो इस पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो सील है। अगर जिला इंतजामिया की बात की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी जो टीमें बनी हुई हैं वो इन 53 इलाकों का जो है मुकम्मल तौर पर दौरा करती हैं। यहाँ पे पुलिस की जानिब से किए गए इंतजाम का जायजा लिया जाता है। लोग कितना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं उनका जायजा लिया जाता है। यहाँ रोजाना की बुनियाद पर रोजाना टीमें जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को दौरा करती हैं और इस वक्त दानिश अफजाल साहब जो DC लाहौर है वो भी काफी मुतारिक नजर आ रहे हैं और जिला इंतजामिया और पुलिस के साथ चल के जो इन इलाकों में SOPs पर लोगों पर अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त लाहौर के जो 53 इलाके बंद हैं उनमें बाज़ एरियाज में जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, वो पुलिस के साथ और जिला इंतजामिया के साथ तो इस वक्त काफी हमें ताउन करते हुए नजर आ रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम बाज़ इलाकों में कुछ लोग ऐसे रिहायशी लोग हैं जो SOPs पर अमल दरामद ताहाल नहीं कर रहे। अगर बात की जाए यहाँ पे कारोबारी मराकज़ की, तो कारोबारी मराकज़ इन इलाकों में मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ रोज़मर्रा की अशिया की जो चीज़ें जिनमें फार्मेसी आ जाती है, तंदूर है, दूध दही की दुकानें हैं, ये दुकानें जो हैं शाम 7 बजे तक खुली हैं। अदरवाइज तमाम कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद हैं। अगर बात की जाए कब तक ये रहेगा तो 30 जून तक ये तमाम इलाके जो हैं जिनमें 53 इलाके लाहौर के शामिल हैं, इनमें जितने कारोबारी मराकज़ हैं ये इलाके मुकम्मल तौर पर सील रहेंगे। 30 जून तक ये मुकम्मल इलाके जो सील रहेंगे। नबील नकवी आप लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 218 इलाके सील किए गए हैं। पेशावर के 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। अदनान शाहिद से मजीद जान लेते हैं। अदनान, किन किन इलाकों को सील किया गया है?
जी बिल्कुल, देखिए सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था। तकरीबन सूबे भर से 19,000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके थे, जिस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया था। सूबे भर में तकरीबन 218 से ज़ायद जो इलाके हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। मालाकंड डिवीजन के 129, जबकि हज़ारा डिवीजन के 23, मर्दान के 9 और पेशावर के भी 9 इलाके जो हैं वो शामिल हैं, जिनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। नकलो हरकत का जो सिलसिला है वो बदस्तूर बंद है। अगर पेशावर के हवाले से बता दूं तो इस वक्त मैं पेशावर के इशरफिया कॉलोनी में मौजूद हूं। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस यानी 200 से ज्यादा जो मुश्तबा केसेस थे वो रिपोर्ट हुए थे, जिस पर महकमा पुलिस की जानिब से इस इलाके को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। खारदार तारे जो हैं वो लगाई गई हैं, ना कोई शख्स इस इलाके में दाखिल हो सकता है और ना ही कोई यहाँ से बाहर जाने की उसको इजाजत है। पेशावर के हयाताबाद फेस 1, फेस 6, चारसदा रोड, सरकी गेट, यकतूत, नमक मंडी, इसी तरह अशरफिया कॉलोनी और दीगर जो गुलबहार और रिशद सिनेमा के इलाके हैं वहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एसएसपी ज़हूर बाबर अफरीदी के मुताबिक जिन इलाकों को सील किया गया है वहां पर तकरीबन 500 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मैं अशरफिया कॉलोनी में मौजूद हूँ। अगर कॉलोनी के हालात देखे जाएं तो मुकम्मल तौर जो कॉलोनी है वो बंद पड़ी हुई है, नकलो हरकत का सिलसिला जारी है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हुए हैं, मगर इलाके में जो भी दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ मेडिसिन शॉप्स, रोटी की दुकानें, तंदूर की दुकानें, दूध की दुकानें और दीगर अशिया खुर्दनोश की दुकानें खुली रहने की इजाज़त दी गई है। बकाई जो तमाम कारोबारी सरगर्मियां जो इलाकों में छोटे पैमाने पर जो कारोबार करते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। अगर पीछे देखा जाए तो बिल्कुल खारदार तारे लगाई गई हैं, पुलिस की नफरी भी तैनात है, गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि सूबाई वजीर जो अजमल वजीर हैं, सूबाई तर्जुमान हैं, उनके मुताबिक उनका यही कहना है कि जब तक कोरोना वायरस केसेस की तादाद में नुमाया कमी नहीं होती तो इन इलाकों में तो 14 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। आज 6ठा दिन है, तकरीबन अब भी 8 दिन बाकी रह गए हैं। ये इलाके मुकम्मल तौर पर जो है सील हैं। सूबाई वजीर जो हैं उनके मुताबिक उनका यही कहना है, क्योंकि केसेस की तादाद में जो है वो दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है, तो मजीद जो इलाके हैं उनको भी जो है सील करने का फैसला किया गया है। पेशावर शहर के जो हट के जो ताकाल पयान के इलाके हैं जहां पर भी अभी भी कोरोना के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो अब देखना यह है कि जो सूबाई हुकूमत है या महकमे पुलिस की जानिब से मजीद किन इलाकों को जो है वो सील करने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अदनान हैदर। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना मुतासरीन की तादाद रोजाना बढ़ रही है। शहरी SOPs पर अमल दरामद करते नहीं नजर आ रहे। मजीद बता रहे हैं अवैस महमूद। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में जो है वो दिन पर दिन जो कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद है उसमें दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि हुकूमत ने कारोबार तो जो है वो खोल दिए हैं हफ्ते में 5 दिन, लेकिन SOPs पर जो है वो अमल दरामद करना होंगे। लेकिन जो अहकामात जारी किए गए हैं SOPs के उनके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है पेशावर के वो बिल्कुल ही SOPs के खिलाफ जा रहे हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि मैं इस वक्त एक सबसे बड़े जो पेशावर का इलाका है फिरदौस वहाँ पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यहाँ पे जो है रेडीबान भी जो है वो खड़े हुए हैं, उन्होंने भी जो है मास्क नहीं पहने हुए, जो शहरी हैं उन्होंने भी जो मास्क है वो नहीं पहने हुए। SOPs की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि सोशल डिस्टेंस का कहा गया है, सोशल डिस्टेंस भी जो है वो उसकी भी रखा नहीं गया है। इसी तरह जो दुकानदार यहाँ पे हैं, दुकानदार भी यहाँ पे जो है वो मास्क पहनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जबकि हुकूमत ने मुतअद्दिद बार जो दुकानदार हैं उनको अमल दरामद करने की जो है वो पेशकश की गई है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो भी मास्क पहनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरह जो शहरी है वो भी बाहर निकलते हैं लेकिन मास्क जो है वो पहनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरह जो हुकूमत ने बार बार ये कहा है कि लॉकडाउन जो है 5 दिन जो है वो खुला रहेगा, लेकिन SOPs के तहत जो है वो कारोबार जो है वो खुला रहेगा, जबकि जहाँ जहाँ पे जो है वो मुश्तबा अफराद की जो तादाद में इजाफा होता जा रहा है उन इलाकों को भी जो है मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। पेशावर में 9 मकामात ऐसे हैं जिनको मुकम्मल सील कर दिया गया है। इसी तरह जो शहरी है
वो भी समझने से कासिर है, क्योंकि मुश्तबा जो कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद हैं उनमें दिन पर दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ इसकी जो एक ही हल है, इनको रोकने के लिए सिर्फ एहतियाती तदबीर अपनाई जाए ताकि जो जानी नुकसान है उससे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध के शहर नवाबशाह में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का इनेकाद हो गया है। चकरा बाजार, गुड़ मार्केट और इतराफ की गलियों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मजीद जानेंगे आशिक कुरैशी की इस रिपोर्ट में। शहर के चकरा बाजार, गुड़ मार्केट और अतराफ, फैमिली क्वार्टर और लाल बिल्डिंग से आने वाली गलियों को 3 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इलाका सील किए जाने पर दुकानदारों को परेशानी का सामना। ये बंद तो किया, पर बंद करने का तरीका ये था, कल जो बात हुई थी डीसी से, जो बात हुई थी एसी से, तो ये बात हुई थी कि कल उन्होंने कहा था कि इस बाजार के ऊपर छोटी बड़ी गाड़ियाँ बंद कर दो, रश ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लॉकडाउन के हवाले से बड़ी सख्ती चल रही है और हमसे कहा गया था कि हम वो बहुत सख्ती से अमल भी कराएंगे और आप तमाम दुकानदार, हमारी दुकानें इस बाजार के अंदर हैं जो अभी लॉकडाउन की और इसकी वजह से ये बंद हुआ, सील हो गया है। चकरा बाजार और गुड़ मार्केट में आवाम की बड़ी तादाद सब्जी, फ्रूट और दीगर अशिया खुर्दनोशी खरीदारी के लिए आती थी, जिस बिना पर लॉकडाउन के बावजूद आवाम और दुकानदारों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न करने के बाइस इन इलाकों को सील कर दिया गया। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद मुल्क भर में कारोबार जिंदगी फिर से बहाल हो गई। जिंदगी का पहिया रवा दवा हो गया। शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी चल निकला है। 24 घंटे के दौरान कोरोना SOPs की 6,862 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 880 मार्केट्स, दुकानें, 6 इंडस्ट्री सील की गई। 1,229 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने आयद किए गए। इस्लामाबाद में 23 मार्केटों और दुकानों, 2 इंडस्ट्रीज, 8 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने हुए। आजाद कश्मीर में SOPs की 370 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। 9 मार्केट्स और दुकानें सील, जबकि 186 गाड़ियों को जुर्माने हुए। गिलगित बल्दिस्तान में SOPs की 178 खिलाफ वर्जियां हुई। 93 मार्केट्स और दुकानें सील की गईं। 11 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। पंजाब में SOPs की 2036 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं। 475 मार्केट्स, दुकानों, 4 इंडस्ट्रीज को जुर्माने हुए। 623 गाड़ियों के चालान किए गए। बलूचिस्तान में SOPs की 684 खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 71 मार्केट्स और दुकानों को सील किया गया और 287 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का मुसलसल इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाएं। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की ट्रैफिक पुलिस भी कोरोना वायरस से बचाव की मुहिम में पेश है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। शहरियों को कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस रहीम यार खान भी मैदान में आ गई। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज मैडम जाहिदा परवीन ने निजी इदारे के हमरा शहरियों में ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। ट्रैफिक पुलिस और IPDP के तावन से हमने ये कोरोना के सिलसिले में आगाही मुहिम की अपने रिक्शा ड्राइवरान से, और जो आम पब्लिक पे लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल वाले, इनमें हमने मास्क तकसीम किए हैं और फ्लेक्सिस भी हमने रिक्शों पे लगाई हैं ताकि आम लोग भी पढ़ें। रिक्शे क्योंकि ज्यादा चलते फिरते रहते हैं शहर में, इसी हवाले से इन्हें थोड़ा ब्रीफ भी किया है कि प्लीज एहतियात करें, क्योंकि एहतियात ही इसमें इलाज है। निजी इदारे की सरबराह मैडम रुखसाना का कहना है कि कोरोना वायरस एक निहायत ही खतरनाक मर्ज है, सिर्फ एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है। आज के हवाले से जो है हम कोरोना वायरस के हवाले से कैंपेन चला रहे हैं, आगाही मुहिम है जो कि हम ट्रैफिक पुलिस और IPDP ने मिलकर स्टार्ट की है, जिसमें हमने तस्वीरी शक्ल में बैनर्स बनाए हैं ताकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो तस्वीर को देख के समझ सकें और एहतियात कर सकें। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंचार्ज मिस जाहिदा परवीन और मिस रुखसाना ने शहरियों से ये अपील की है कि शहरी बिला जरूरी घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। वक्फे से अपने हाथ साबुन से मुसलसल धोते रहें। सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल को अपनी आदत बना लें ताकि इस मूजी वायरस को शिकस्त दी जा सके। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज, रहीम यार खान। दुनिया उम्मीद पर कायम है। मौत बनकर पंजे गाड़ने वाले कोरोना का पता चलाने के लिए तिब्बी माहिरीन ने नई उम्मीद दिला दी। अब कोरोना के टेस्ट पर हजारों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, ना ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तवील इंतजार की कोफ से गुजरना पड़ेगा। बरतानवी माहिरीन ने कोरोना से मुतासरा अफराद को उम्मीद की नई किरण दिखा दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक माहिरीन कोरोना वायरस से मुतालिक एक ऐसे टेस्ट का तजुर्बा कर रहे हैं जिससे लोग घर बैठे अपने थूक पर टेस्ट करने से ये जान सकेंगे कि वो इस वायरस से मुतासिर तो नहीं है। इस टेस्ट के लिए स्वाब जैसे तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती।
माहिरीन को उम्मीद है कि थूक से टेस्ट करने का तरीका लोगों के लिए बहुत आसानी पैदा करेगा। स्वाब का तरीका कदरे तकलीफदेह है और इसे नाक या गले में अंदर तक ले जाना पड़ता है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेरे सदारत ECC इजलास, इक्तसादी राबता कमेटी इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। टीबी मकासद के लिए ऑक्सीजन की बिला तातुल सप्लाई बरकरार रखने की समरी एजेंडे में शामिल है। कामरान चौधरी से मजीद जानेंगे। कामरान चौधरी, ECC इजलास में कौन कौन से उमूर ज़ेरे बहस हैं? जी बिल्कुल काशिफ, मुशीर खजाना इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास जो है वो जारी है और इजलास में 11 नुकाती एजेंडा जो है वो शामिल किया गया है। 11 नुकात पे गौर किया जा रहा है। तिब्बी मकासद के लिए ऑक्सीजन की बिला तातुल सप्लाई बरकरार रखने के लिए वजारत सेहत की समरी जो है वो एजेंडे का हिस्सा है। इसके साथ साथ वजारत खजाना के मुलाजमीन जो कोरोना वायरस में वजारत खजाना यानी कि क्यू ब्लॉक में काम करते हैं उनके एक तनख्वाह अजाजिया के तौर पर देने की समरी जो है वो वजारत खजाना की इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में पेश की गई है, उस पर गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ गंदम की दस्तयाबी और फराहमी से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया जा रहा है, जबकि मुल्क भर में आटे की जो कीमतें हैं और आटे का जो शॉर्टफॉल है उस पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट की जो मंजूरी है वो भी मुतवक्के है, जिसमें पाक बहरिया के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट है। इसके साथ साथ वजारत दिफा को 45 एकड़ अराजी की अलाटमेंट की समरी जो है वो एजेंडे में शामिल है, जबकि वजारत दाखिला की मुख्तलिफ शोबों की 5 समरियां जो है वो एजेंडे में शामिल है। जी कामरान चौधरी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अशियाए जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम न आ सका। लाहौर में चीनी 80 से 85, जबकि 20 किलो आटे का थैला 925 के बजाय 1000 से ज्यादा में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से जो यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हैं। जी इजलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, अशिया खुरोनोश की बात की जाए, जो मुकर्रर किए गए निर्ख हैं उसके मुताबिक तो फ़रोख्त यकीनी नहीं बनाया जा रहा, लेकिन अगर बात करें यूटिलिटी स्टोर पर तो वहाँ पर हुकूमत की सब्सिडी दी गई है चीनी और आटे पर। आटा भी दस्तयाब है, लेकिन बाज़ यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद नहीं है और चीनी की भी शॉर्टेज है। लेकिन दूसरी जगहों की बात करें कि जो आटे की प्राइस 20 किलो वाले थैले की 925 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन बहुत से इलाकों में 925 के बजाय वो 1000 रुपये से भी ज़ायद में बेचा जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा तो मौजूद है और उसकी प्राइस जो है वो 20 किलो थैले की 800 रुपये रखी गई है। यूटिलिटी स्टोर के जो मैनेजर हैं यहाँ के वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी बताइएगा, चीनी मौजूद नहीं है और आटा भी कम आ रहा है, चीनी कब तक आ जाएगी और क्या कहेंगे जो दो ले जा रहे हैं? ये चीनी और आटे की सप्लाई है वो हर रोज़ की बुनियाद पे है। आटा आ गया है आज मॉर्निंग में और चीनी आने वाली है। मैक्सिमम आधा घंटा या घंटे बाद तक सप्लाई आ जाएगी, क्योंकि हमारा वेयर हाउस जो है मोलनवाल में है। मोलनवाल में आते हैं तो घंटा 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। मतलब कि सप्लाई चीनी की हर रोज़ आ रही है और आटा भी हर रोज़ आ रहा है। ज़्यादा लोग क्या कहेंगे? हम उसे ये कह रहा हूँ कि अगर एहतियात के साथ एक एक थैला अगर लेके जाएं, हर बंदा 2-3 दिन बंदे आ रहे हैं और 2-3 दिन आटे लेके जा रहे हैं, इस वजह से आटे की शॉर्टेज हो जाती है और आटा जल्दी सेल हो जाता है। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि कोई ऐसा मसला नहीं, हर रोज़ सप्लाई आ रही है, हर रोज़ मतलब कि हमारी सप्लाई आ रही है और कोई आटे का बुरहान नहीं है और इंशाअल्लाह ताला आटा रूटीन से आता रहेगा। जी यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि जो आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद है, लेकिन बाज़ अफराद ऐसे आते हैं जो कि एक ही ख़ानदान के वो 5-7 जो थैले हैं वो आटे के ले जाते हैं। उनको चाहिए कि वो ज़रूरत के मुताबिक आटा जो है वो लेके जाएँ ताकि जो बाकी लोग हैं उनको भी दस्तयाब हो सके। इसके अलावा जो बाहर आम मार्केट की बात की जाए तो जो मुकर्रर किए गए हैं आटे के निर्ख 925 रुपये है, जो कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान होने के बाद जो इजाफा भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद 925 के बजाय आटे का थैला जो 20 किलो वाला है वो बाज़ जगहों पर 980-85 से लेकर 1000 रुपये से भी ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके ऊपर अमल दरामद हुकूमत को करवाना चाहिए। शहरियों को कहना है कि वो जो आटे की कीमत है उसको उसके मुताबिक फ़रोख्त किया जाना चाहिए, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 800 रुपये का थैला दस्तयाब है। इजलाल हैदर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गंदम के सीजन में आटा महंगा, सब्जियां, फल और गोश्त की कीमतों में 50% इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद में महंगाई आसमान से बातें कर रही है, शहरी परेशान हैं। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद काज़मी।
कई हफ्तों तक कंट्रोल में रहने वाली अशिया ज़रूरिया की कीमतें दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। बात की जाए क्या सब्जियों के हवाले से, फलों के हवाले से, गोश्त के हवाले से और आटे के हवाले से सब के सब जो हैं महंगे हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस वक्त पारा की मार्केट में और यहाँ पर बात की जाए, अगर मेरे कैमरा दिखा भी सके तो ये पीछे फलों की जो है यहाँ पर जो एप्पल की कीमत की बात की जाए तो पहले जो 250 से 300 का था इस वक्त जो है 600 तक पहुँच चुका है। इसी तरह जो दीगर यहाँ पे फल पड़े हुए हैं उसकी केले की कीमत में 20 से 30 रुपये तक जो फी दर्जन इजाफा देखने में आ रहा है और दीगर जो चीज़ें हैं उनमें भी इजाफा है। लेकिन उसके साथ साथ सब्जियों के हवाले से अगर बात की जाए टमाटर की कीमत जो कि पहले 20 से 30 रुपए किलो थी इस वक्त 60 से 70 रुपए तक पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ जो प्याज की कीमत है उसमें भी 15 से 20 रुपए फी किलो का जो इजाफा देखने में आ रहा है। और आटे की कीमत जो कि अब पहले 20 किलो का आटे का थैला जो कि 700 से 800 रुपए का था और कई जगह पर 850 तक था, लेकिन अब जो है उसमें 200 तक इजाफा 200 रुपए तक इजाफा हो चुका है और इस वक्त जो है 1050 से 1100 तक पहुंच चुका है। और आटे के जो चक्की के मालिकान वो ये कहते हैं कि गंदम माफिया जो है 1900 रुपए तक जो है गंदम करने की जो है पूरी कोशिश कर रहा है, उसके बाद मजीद आटे की कीमत बढ़ने का जो है इम्कान है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर गंदम माफिया पर कंट्रोल करे और गंदम माफिया की जो कीमतें हैं उसको बरकरार रखने में पूरी कोशिश करे ताकि आटे की कीमत है जो उसमें जो है कमी देखने में और वो बरकरार रह सके। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। सादिकाबाद में भी महंगाई से अवाम परेशान है। अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। बादाम, इमली, आलू बुखारे के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। मजीद जानेंगे आसिफ ऐवान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद मेन बाजार में। गर्मियों के आते ही गर्मियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जिनमें इमली, आलू बुखारा, चारों मगज़, बादाम और इसके अलावा जो भी अशिया इस्तेमाल होती हैं उनमें इजाफा हो जाता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी हम आए हैं दुकान पर इमली और आलू बुखारा लेने और साथ ही जो है ना बादाम लेने। यहाँ पर आकर पूछा है दुकानदार से तो यहाँ पे जो है रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो हमने इनसे पूछा कि ये रेट क्यों है, इन्होंने कहा जी ये बजट की वजह से रेट ज़्यादा हैं। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि ये जो है रेट छोटी छोटी चीज़ों पर जो गर्मियों में इस्तेमाल होती हैं इनका रेट कम किया जाए ताकि हमें जो है सहूलत मिले। शहरी की बात आपने सुनी, उनका शिकवा अपनी जगह। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा, रेट जो हैं वो बढ़ चुके हैं, काफ़ी आवाम परेशान है। अशिया खुर्दो नोश के अलावा जो है ये चीज़ें जो गर्मियों में ख़ास इस्तेमाल होती हैं इनके रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, रेट बढ़ चुके हैं इन चीज़ों के। ये बार्डर जो ईरान जो चमन बार्डर बंद, इनकी वजह से रेट बढ़ चुके हैं। आवाम को भी मुश्किलात, हमें मुश्किलात है। हमें हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इनके ऊपर नज़रसानी की जाए, जो आवाम को भी सहूलत हो, हमें भी सहूलत हो। जी बिल्कुल, दुकानदार की भी बात आपने सुनी। उनका यही कहना है कि बॉर्डर सील होने की वजह से जो चीज़ें हैं उनका रेट जो है वो बढ़ा था, जिसकी वजह से हम भी मजबूर हैं और शहरी अपनी जगह परेशान हैं। आसिफ अवान आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आलम इस्लाम ने भी मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज उठा दी। OIC का हंगामी वीडियो इजलास आज होगा। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम पर आलम इस्लाम में भी तशवीश फैल गई, जिस पर OIC के वज़ीर खारजा सतह का हंगामी वीडियो इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में आज़रबाईजान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक तंजीम के राबता ग्रुप के रुकन ममालिक के वज़ीर खारजा शिरकत करेंगे। OIC के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं इजलास भारतीय काबिज इंतजामिया की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में तलब किया गया है। खबर दें आपको, पाकिस्तान से चीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए चीनी एम्बेसी ने लाजिम करार दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे फजल गेलानी से। आपको बताएं कि पाकिस्तान से चीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए चीनी एम्बेसी ने न्यूक्लिक एसिड टेस्ट को लाजिम करार दिया है। खबर दें आपको, पाकिस्तान से चीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए चीनी एम्बेसी ने न्यूक्लिक एसिड टेस्ट को लाजिम करार दे दिया। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान से चीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए चीनी एम्बेसी ने न्यूक्लिक एसिड को लाजिम करार दे दिया। पाकिस्तान से चीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए सर्टिफिकेट नागुज़ीर है। तमाम अफराद को टेस्ट रिपोर्ट रवानगी से 120 घंटे कबल जमा कराना होगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन के नए इक़दामात। पाकिस्तान से चीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट सर्टिफिकेट नागुज़ीर है, जबकि तमाम मुसाफिरों को टेस्ट रिपोर्ट रवानगी से 120 घंटे कबल जमा कराना होगी।
आपको बताएं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए चीन के नए इकदामात। पाकिस्तान से चीन जाने वाले मुसाफिरों के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट सर्टिफिकेट नागुज़ीर करार दिया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ रिसर्चर फजल गेलानी मौजूद हैं। फजल साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। फजल, आप चीन में पीएचडी कर रहे हैं, ये बताएं कि इस टेस्ट पर कितना इन्हिसार किया जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से अभी चीन के अंदर दोबारा से एक सेकंड आउटब्रेक जिसको तस्वर किया जा रहा है कोरोना वायरस का, वो सेकंड आउटब्रेक हुआ है और बीजिंग के अंदर गुज़श्ता 3 से 4 दिनों के अंदर तकरीबन 22 लाख से ज़ायद जो है टेस्ट किए गए हैं और ये तमाम के तमाम टेस्ट जो हैं ये न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के तौर पे किए गए हैं और इन टेस्ट को अभी तक तस्वर किया जा रहा है कि कोविड-19 की डिटेक्शन के अंदर ये सबसे ज्यादा मौसर टेस्ट साबित हो रहे हैं। तो इसी तरह का एक नोटिफिकेशन जो है वो चाइनीज एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसे मुसाफिर जो कि अब पाकिस्तान से चाइना ट्रैवल करना चाहेंगे उनको ये लाजम करार दिया गया है कि उनका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट इस ट्रैवलिंग से पहले होगा और इसके लिए टाइम फ्रेम जो है वो 120 घंटों का रखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पाकिस्तान से मुसाफिर या कोई भी ऐसा चीनी बाशिंदा जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और वो वापस चीन जाने के ख्वाहिशमंद है तो उनको चाइनीज एम्बेसी की जानिब से डेजिग्नेटेड जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं और लैब्स हैं उनकी तरफ से पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद वो क्लियर होने के बाद अपनी नेक्स्ट प्रोसीजर से गुजरेंगे जो कि बाकायदा ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है और फिर वो चीन वापस जा सकेंगे। तो चाइना की जानिब से इस तरह के इकदाम पहले भी देखे जा चुके हैं कि जब चाइना के वुहान शहर के अंदर ये फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था और जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ तो उस वक्त भी चाइनीज हुकाम ने इंतहाई सख्त और अहम डिसीजन लिए थे जिनकी बुनियाद पे उनको बाद में कामयाबियां भी हासिल हुई और इसी तरह का ये सख्त और इंतहाई अहम फैसला चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से और चाइनीज हुकाम की तरफ से लिया गया है क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि कोविड-19 का फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है इसको रोकने के लिए ताकि ये फैलाव जो है दोबारा से वजह ना बने कि ऐसे ममालिक में पहुंच जाए कि जो कि इससे पहले एक दफा निबट चुके हैं। तो इसलिए अब इन्होंने ये जो है नई पॉलिसी जारी की है और इसके तहत तमाम ऐसे मुसाफिर जिनको पाकिस्तान से चीन जाना है या वो जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए इस टेस्ट को लाजम करार दिया गया है और इसका इतलाक जो है वो आज यानी कि 22 जून से हो चुका है और इसके बाद से जितने भी लोग चाइना जाने के लिए ख्वाहिशमंद है उन सबको ये टेस्ट करवाना लाजम होगा। सही, हमारे साथ रिसर्चर फजल गेलानी साहब मौजूद थे, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मौसम गर्मा में मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के इलाकों में तेज आंधी मामूल बन चुकी है। मुल्तान के अहम और गुंजान आबाद इलाकों में देवकामत साइन बोर्ड्स शहरियों के लिए बाइस तशवीश बने हुए हैं। कई हादसात पेश आ चुके हैं। शहरी बारिश और तेज हवा के मौसम में जहाजी साइज साइन बोर्ड से खौफजदा नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक तो बारिशों का सिलसिला शुरू होने को है लेकिन बारिशों के आगाज पर ही जब कि शहर के मुख्तलिफ गुंजान आबाद इलाकों में इस तरह के जहाजी साइज के साइन बोर्ड जो हैं वो नस्बे जो कि शहरियों के लिए खासी तशवीश का सबब बने हुए हैं। मेरे रकम में भी इस वक्त आपको वो देवकामत जहाजी साइज के जो साइन बोर्ड हैं वो दिखाई दे रहे होंगे कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये जहाजी साइज के साइन बोर्ड नीचे गिर जाएं तो क्या हालत हो सकती है। कई मरतबा हादसा जो है वो इस हवाले से हो चुके हैं और इंतजामिया को नोटिस देना चाहिए था। शहरियों से बात करते हैं। सर बताइएगा, बहुत बड़े साइन बोर्ड शहरी जगहों पर मौजूद है, क्या कहेंगे? सर जी, ये यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, आप पीछे इस वक्त देख रहे हैं यहाँ घरों के ऊपर साइन बोर्ड लगे हैं। आवाम का हजूम है, मेन मिड में साइन बोर्ड लगे हुए हैं। आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है। बारिशों और हवाओं का आंधियों का सिलसिला आने वाला है और ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि। बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। अपनी पुरसोज आवाज से दिलों के तार छेड़ने वाले इकबाल अमजद साबरी को पिछले 4 साल बीत गए। दिल लुभाने और सहर तारी करने वाली आवाज को आज भी मद्दाह भूल नहीं पाए। हम आपको छोड़े जा रहे हैं अमजद साबरी के कलाम के साथ जो आज भी सुनने वालों को अपने सहर में जकड़ लेता है।